अब ये फैमिली टाइज होती क्या हैं? अब उसमें क्या क्या आता है? ये दो तरह की फैमिलीज होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली। ये दोनों पाकिस्तान में नादरा से मिल जाते हैं, बाकी ममालिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे मिलते जुलते होंगे, लेकिन याद रखें ये डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत जरूरी हैं। उतना ही वीजा ऑफिसर ये कन्विंस होता है इस बात पे कि ये स्ट्रॉन्ग टाई है, कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए या कोई और मुल्क हो जाए, बाज़ औक़ात वो पूछ भी लेते हैं कि आपके बच्चे कौन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। देखा भी है हमने कि यहाँ पे लोग आके बाज़ औक़ात वो नियत बना के आते हैं और वो फिर नहीं रह पाते। अब आ जाए उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट का मैंने शुरू में बताया था, और वीजा ऑफिसर ये समझता है कि ये ओवरस्टे हो जाएगा। अब वो कौन सी स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज है, नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, वीजा रिफ्यूज करवा देती है, ये चीज। इसके अलावा एक सवाल अमूमन आता होता है कि अगर हम फैमिली के साथ अप्लाई करें तो क्या चांस है, हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ अप्लाई करें तो क्या चांस है। याद रखें, अगर सारे के सारे अप्लाई करें तो फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी जॉब या बहुत ज्यादा मजबूत बिजनेस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फाइनेंशियल टाइज ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, तो रिफ्यूज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है फैमिली टाइज। विजिट वीजा कनाडा के लिए फैमिली टाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे साबित करना चाहिए कि आपकी टाइज इतनी मजबूत हैं कि आप वापस आ सकें, और वो क्या वजूहात होती हैं कि बाज़ औक़ात स्ट्रॉन्ग टाइज आपके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल का भी बायस बन जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अमूमन जब विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कनाडा का या किसी अच्छे मुल्क का, तो उस पर एक चीज़ लिखी होती है कि आप, हमें यकीन नहीं है, वीज़ा ऑफिसर ये लिख देता है कि हमें यकीन नहीं है कि वीज़ा का जो ड्यूरेशन आपने मेंशन किया है उसको मुकम्मल करने के बाद आप अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहा होता है कि आप ओवरस्टे हो जाएंगे, और ओवरस्टे से रोकने की जो मेन वजह होती है या जिस वजह से आप ओवरस्टे नहीं होते वीज़ा ऑफिसर की नज़र में, वो एक वजह आपकी फैमिली टाइज होती है। अब ये फैमिली टाइज होती क्या है? फैमिली टाइज वो होती हैं जो कि आपको अपने लोगों के साथ बांध के रखती हैं, अपने एरिया के साथ बांध के रखती हैं, अपने मुल्क के साथ बांध के रखती हैं, जिनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं कि फैमिली टाइज का मतलब वो लोग हैं जो कि आपकी जिंदगी के लिए बड़े जरूरी हैं और जिनके बगैर कोई भी शख्स नहीं रह सकता एक लंबे अरसे तक। अब उसमें क्या क्या आता है? याद रखें कि दो तरह की फैमिलीज होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में आपके बीवी, आप खुद आते हैं, आपकी बीवी, बच्चे, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। आपके जो भाई या आप कजन्स, ये आ जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। हमारे यहाँ चूंकि एक्सटेंडेड फैमिली का रवाज है, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली कंसिडर होती है। तो जब न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो अगर कोई बंदा शादीशुदा है तो उसके बच्चे और उसकी मिसेज, अगर वो उनको पीछे छोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उनके पास वापस जाएगा, वो ज्यादा अरसा बाहर किसी भी मुल्क में स्टे नहीं करेगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो वापस आएगा। तो ये होगी पहली सोशल टाइप, पहली फैमिली टाइप। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएं। ये दोनों पाकिस्तान में नादरा से मिल जाते हैं, बाकी ममालिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे मिलते जुलते होंगे, इंडिया के या गल्फ से भी जो लोग हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स इसी तरह के होंगे। लेकिन याद रखें, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं ये साबित करने के लिए कि आप वापस जाएंगे। और ये जितना रिश्ता पुराना होता है शादी का, जिस बंदे की शादी हुई होती है, उतना ही वीज़ा ऑफिसर ये कन्विंस होता है इस बात पे कि ये स्ट्रॉन्ग टाई है। यानी कि एक बंदे की अगर शादी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उसकी कोई टाई नहीं है, उसकी टाइज फिर होंगी अपने वालिदैन के साथ। और वालिदैन, चूंकि वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा है तो वो उनको इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते कि एक बंदा अगर
अनमैरिड है तो उसको वीज़ा मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार इसकी शादी नहीं हुई, इसकी कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, तो ये शायद वापस ना आए और इसके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जबकि जो शादीशुदा बंदा होता है, जिसके बीवी होती है, बच्चे होते हैं, और जितना ज़्यादा उसका टाइम गुजरा होता है अपनी फैमिली के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में जितने उसके बच्चे ज़्यादा बड़े होते हैं, एक जिसके बच्चे अभी बिल्कुल छोटे हैं उसकी टाइज हो सकता है थोड़ी सी कमज़ोर हो, लेकिन जूं जूं बच्चों के साथ उसका वक्त गुजरता है बंदे का, तो वो ये मानता है कि इस बंदे की सोशल टाइज मजबूत है और ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये वापस चला जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि जिन लोगों की शादी को ज्यादा अरसा होता है उनके वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए या कोई और मुल्क हो जाए, और जिन लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनको भी ज्यादा चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात वो पूछ भी लेते हैं जो दूसरे ममालिक हैं जो इंटरव्यू बेस्ड हैं कि आपके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों की फीस क्या है। उससे भी साबित होता है एक तो आपकी सोशल टाइज भी, फाइनेंशियल आपकी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, और दूसरा आपकी फैमिली टाइज का भी उससे अंदाजा होता है कि आप कितने मजबूत हैं। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको अपनी फैमिली टाइज को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती या इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती। जबकि जो जिन लोगों के बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, या जिन्होंने अपने बच्चों के साथ एक टाइम गुजारा है, एक बंदे की शादी को 10, 12, 15 साल हो चुके हैं, तो वो ये मानते हैं इस बात को कि इसकी टाइज ज्यादा बेहतर है। इवन जो लोग 20s में होते हैं उनको विजिट वीजा मिलने के थोड़े चांसेस हैं उनकी निस्बत जो 40s में हैं। 40s वालों के ज्यादा होते हैं, 50s वालों के उससे ज्यादा होते हैं, और 60s वालों के उससे भी ज्यादा होते हैं। जो एज फैक्टर ज्यादा होता है तो लोग ये वीजा ऑफिसर ये समझता है कि इनकी रूट्स अपने कंट्री में, अपने इलाके में बहुत मजबूत हैं और ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा बंदा और ये वापस जाएगा, क्योंकि और इसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होती। अपने रिलेशंस होते हैं जो बंदे को वापस खींचते हैं, और देखा भी है हमने कि यहाँ पे लोग आके बाज़ औक़ात वो नियत बना के आते हैं और वो फिर नहीं रह पाते अपने फैमिली मेंबर्स के बगैर और वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अब आ जाए उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट का मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपकी वीजा एप्लीकेशन में, और वीजा ऑफिसर ये समझता है कि ये ओवरस्टे हो जाएगा। अब वो कौन सी स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं? वो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं अगर किसी बंदे के कनाडा में रिलेटिव्स हैं और बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं, और वो सारे वो उनको इनवाइट भी कर रहे हैं, और वहां पे उसकी टाइज कमजोर है, यहाँ पे उसकी टाइज मजबूत है, तो ये समटाइम्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, वीजा रिफ्यूज करवा देती है ये चीज कि यार ये बंदा यहाँ पे ओवरस्टे करेगा, यहाँ पे इसके रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे इसकी बहनें हैं, यहाँ पे इसके भाई हैं, यहाँ पे इसके अंकल हैं। अगर आप बाज़ औक़ात वो चीजें अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं या उन लोगों का सपोर्ट लेते हैं और पीछे आपकी टाइज कमजोर है, हाँ वहां पे भी मजबूत है, यहाँ पे भी मजबूत है, फिर तो आपको वीजा मिल सकता है। लेकिन वहां पे अगर आपकी कमजोर है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कमजोर है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपकी बैंक में पैसे नहीं है, और उसके अलावा आपकी शादी वादी भी नहीं हुई या आपका कोई ऐसे वहां पे कमजोर है लेकिन यहाँ पे मजबूत है, उस सूरत में भी आपको वीजा ऑफिसर ये वीजा नहीं देता। खासकर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में जो फैमिली टाइज है उसको बड़ा कंसिडर किया जाता है, बड़ा माना जाता है, और लोगों वो जो वीजा ऑफिसर है वो वहां की टाइज भी देखता है और यहाँ की टाइज भी देखता है। यही वजह है कि काफी सारे दोस्त, मेरे एक दोस्त हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं उनको, वो PR पे आए थे यहाँ पे, और उन्होंने 2 दफा कंसल्टेंट की मदद से अपने सके भाई को वीजा वो स्पॉन्सर भेजा, और 2 दफा उनके भाई का वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, टोरंटो में होते हैं, उन्होंने और 20 साल से यहाँ पे हैं, उस जमाने के आए हुए हैं जब एक्सप्रेस एंट्री भी नहीं होता था, PR पे आए हैं, टैक्स पेयर हैं, और बहुत ही साउंड माशाल्लाह उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब कुछ ठीक है। 2 दफा उन्होंने कंसल्टेंट, कैनेडियन कंसल्टेंट की मदद से उन्होंने स्पॉन्सर भेजा और वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके भाई की जो वहां पे हैं उनकी वहां की टाइज बहुत कमजोर थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी जो जॉब का कोई मामला था, जॉब या उसका बिजनेस कोई नहीं था, उसके पास कोई
लंबी चौड़ी रकम नहीं थी, या उन्होंने कहा कि ये आएगा, ओवरस्टे हो जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा। तो उन्होंने, जो वीज़ा ऑफिसर है, उन्होंने 2 दफ़ा अप्लाई किया और दोनों दफ़ा उनकी रिजेक्शन हुई। तो कहने का मकसद ये है कि फैमिली टाइज शो करनी चाहिए, ज़रूर शो करनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की जो फैमिली टाइज हैं उनको आपको प्रॉपर शो करना चाहिए। और यहाँ की अगर उनकी वर्थ नहीं है, आप उनकी अगर वो उनकी सपोर्ट आपको के लिए नेगेटिव है, तो बेशक आप उनकी सपोर्ट के बगैर भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये आपकी फाइल को बाज़ औक़ात यहाँ की टाइज कमज़ोर कर देती हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाज़ औक़ात आपके क्लोज रिलेशन, अगर वहाँ पे आपकी रूट्स नहीं है, यहाँ पे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को कमज़ोर कर देती हैं। इसके अलावा एक सवाल अमूमन आता होता है कि अगर हम फैमिली के साथ अप्लाई करें तो क्या चांस है, हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ अप्लाई करें तो क्या चांस है। याद रखें, मियाँ बीवी बच्चों के साथ तो वो पूरी फैमिली अगर बंदा यहाँ पे लेके आ गया है या लेके आने का प्लान कर रहा है, तो उसको वहाँ पे बहुत मजबूत अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल मीन्स को शो करना पड़ेगा, बिजनेस को या जॉब को शो करना पड़ेगा। अगर है तो फिर तो मिल सकता है, अगर उसके पास सफिशिएंट, इसमें 20, 25, 30 लाख पाकिस्तानी पे या 20, 25, 30 हज़ार रियाल पे बहुत मुश्किल हो जाता है, या दिरहम पे बहुत मुश्किल हो जाता है वीज़ा। उसके लिए फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपको शो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो मियाँ बीवी ने अप्लाई किया और बच्चे उन्होंने छोड़ दिए, तो उनको वीज़ा तो मिल सकता है कि यार बच्चों की खातर वापस जाएंगे, लेकिन अगर वो मियाँ बीवी और बच्चे सारे आ रहे हैं तो उसमें वीज़ा नहीं मिलता। मियाँ अप्लाई करे, बीवी बच्चे पीछे हों तो पॉसिबल है, बीवी अप्लाई करे, मियाँ बच्चे पीछे हों तो पॉसिबल है, मियाँ बीवी अप्लाई करें, बच्चे पीछे हों तो पॉसिबल है, लेकिन अगर सारे के सारे आ जाएं तो फिर वीज़ा ऑफिसर कहता है कि इन्होंने वापस नहीं जाना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फैमिली टाइज क्या होती हैं, फैमिली टाइज कैसे, उनके लिए कौन कौन से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, उसके साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स का बताया। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी वहाँ पे टाइज कमज़ोर हैं और यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो वो आपका प्लस नहीं माइनस पॉइंट बन सकती हैं। और इसके अलावा अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी देखने में आया है जब पूरी फैमिली अप्लाई करती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फाइनेंशियल टाइज ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, तो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर आप मियाँ अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं, तो वाइफ और बच्चे पीछे हों तो चांस होता है मिलने का। मिसेज अप्लाई कर रही हैं, वाइफ अप्लाई कर रही हैं, हस्बैंड बच्चे पीछे हों तो चांस होता है मिलने का। हस्बैंड वाइफ अप्लाई करें, बच्चे पीछे हों तो चांस होता है मिलने का, क्योंकि उनको यकीन होता है कि इन चीज़ों से ये बंदा वापस जाएगा या ये फैमिली वापस जाएगी। अगर सारे के सारे अप्लाई करें तो फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी जॉब या बहुत ज़्यादा मजबूत बिजनेस हो तो मिलता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।